सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय विद्यार्थी गणों, संस्कृत प्रेमियों, मैं डॉक्टर मधुबाला बजाज अपने इस YouTube चैनल संस्कृत कुसुम में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मित्रों, आप सभी के लिए एक प्रसन्नतादायक सूचना है कि आरपीएससी द्वारा द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो आयोजन किया जाना है, उसके लिए विज्ञप्ति शीघ्र ही आने वाली है। और बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारा जो संस्कृत विषय है उसके लिए लगभग 1800 पद जो हैं वो संभावित है। तो संस्कृत के विद्यार्थी जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब समय आ गया है कि वो अपने अध्ययन को अब नियमित रूप से गति प्रदान करें। तो हम तैयारी कर रहे थे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में संस्कृत विषय से, जिसमें हमने संज्ञा प्रकरण में विभिन्न प्रकार की संज्ञाओं के बारे में जाना था। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए प्रकरण उच्चारण स्थानों के साथ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि गत वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्रमानुसार उन वीडियोस को देखें, ताकि आप पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु को क्रम से समझ सकें और आगे बढ़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो आइए आज पढ़ते हैं हम उच्चारण स्थानों के बारे में। उच्चारण स्थान क्या होते हैं? जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो चाहे प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, प्रत्येक जो परीक्षा है उसमें उच्चारण स्थानों से संबंधित एक प्रश्न आपको या 2 या 3 प्रश्न आपको अवश्य इस जो टॉपिक है हमारा इससे मिलते हैं। तो हम जानते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आता है कि उच्चारण स्थान है क्या। तो देखिए, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं, तो जो वर्णों का उत्पत्ति स्थल है, वो वर्णों का उत्पत्ति स्थल ही जो है वो उच्चारण स्थान कहलाता है। अर्थात प्रत्येक वर्ण जो है जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान है। ठीक है। अब किस तरह से ये प्रक्रिया होती है उच्चारण की? तो कायाग्नि जो है, हमारे शरीर की अग्नि जो है, उससे प्रेरित होकर वायु जो है वो कंठादि स्थानों में विचरण करता है, संचरण करता है। और जिन जिन स्थानों से वायु टकराती है और ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें ही उच्चारण स्थान कहा गया है। देखिए, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहन्ति स प्रेरयति मारुतम् मारुतस्तु उरसी चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकौष्ठौ च तालु च। यहाँ हमें 2 बातों का पता चलेगा कि पहली बात तो है कि आत्मा जो है बुद्धि से युक्त होकर अर्थों को प्रदान करने के लिए, है ना, मन को नियुक्त करती है। किस आशा से? विवक्षया, कुछ बोलने की आशा से मन को नियुक्त करती है, बुद्धि की सहायता लेकर। और मन जो है वो कायाग्नि से मारुत अर्थात वायु को प्रेरित करता है कि वो कुछ बोले, कुछ स्वरों का उच्चारण करे। और वह मारुत जो है, अर्थात जो वायु है हमारे शरीर के अंदर जो स्थित वायु है, वह उरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम, वह हृदय होकर और विभिन्न जो हमारे स्थान हैं उन स्थानों पे संचरण करते हुए मुखादि जो स्थान है, कंठादि जो स्थान है, उनमें विचरण करता हुआ स्वरों को उत्पन्न करता है। अब जो उच्चारण स्थान है उनकी संख्या कितनी है? ये प्रश्न हमेशा आपको परीक्षा में
प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाता है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है। तो उच्चारण स्थानों की संख्या जो है वो 8 मानी गई है। किसके अनुसार? जो हमारी पाणिनीय शिक्षा है उसके अनुसार जो है उच्चारण स्थान जो है वो 8 माने गए हैं। अष्टौ स्थानानि, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है। अब कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा है, ये आपको इस कारिका में आप पूरी जो आपको सारिणी दी हुई है, इस सारिणी में आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से उच्चारण स्थान जो है वो हैं। ठीक है, आइए इन्हें हम थोड़ा बाद में देखेंगे। इसके पहले हम उच्चारण स्थानों से संबंधित जो सूत्र हैं कि कौन कौन से उच्चारण स्थान है, कहाँ कहाँ से हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं, उनसे संबंधित सूत्रों को हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया था आपको अष्टौ स्थानानि, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकौ ओष्ठौ च तालु च। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थानों की संख्या है वो कितनी है? 8। कौन कौन से हैं? देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे पहला है उर अर्थात हृदय, है ना। फिर कंठ, शिर अर्थात मूर्धा, जिह्वा का जो मूल भाग है, जिह्वा मूल, आपने पिछले हमने वीडियो में पढ़ा भी था जिह्वा मूलीय वर्णों के बारे में, है ना। और दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान है। अब हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो क्या क्या है। जैसे पहला हमारा सूत्र है, इसमें जो ये सूत्र दिए हुए हैं, इन सूत्रों को आपको याद करना बहुत आवश्यक है, जिससे परीक्षा में जब आपको वर्ण पूछे जाएं तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकें। देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ कु यानी क वर्ग है, विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। यहाँ मैंने क्लियर दिया है। अ कै वर्ग, कै वर्ग में जो 5 वर्ण हैं क वर्ग के, क ख ग घ ङ, ठीक है, ये आ जाते हैं। है और जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ कहा जाता है। ठीक इसी तरह से इचु यशानाम तालु, जो ई वर्ण है, च वर्ग है, च छ ज झ य, और इसके अलावा जो है य तथा श का जो उच्चारण स्थान है वो तालु कहा जाता है। अब यहाँ जब आप सूत्र याद कर लेंगे तो आपको यहाँ एकदम समझ में आ जाएगा। ई यानी ई वर्ण, च वर्ग, य और श, य और श का जो उच्चारण स्थान है वो क्या कहा जाता है? तालु। जब इन वर्णों को जब बोला जाता है तो वायु कहाँ आकर टकराती है? तालु से। ठीक इसी तरह से ऋतु रसाणाम मूर्धा, रि ट वर्ग, ट वर्ग में 5 वर्ण आ जाएंगे। र और श का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा कहलाता है। ठीक है, मूर्धा हमारे तालु का जो ऊपर वाला जो कोमल भाग है वो कहा जाता है। ऋतु लसानाम दंता, रि वर्ण, त वर्ग, त थ द ध न, त वर्ग, ल और स का जो उच्चारण स्थान है वो दांत कहे जाते हैं। ठीक इसी तरह से अपन देखते हैं, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े थे उपधमानीय वर्ण। तो जो उपधमानीय होते हैं, है ना, उपधमानीय और जिह्वा मूलीय के बारे में हमने पढ़ा था कि ये उपधमानीय कौन से वर्ण होते हैं? जो अर्ध विसर्ग वाले जो वर्ण होते हैं। जब प वर्ग के साथ ये अर्ध विसर्ग होता है तब इसे उपधमानीय कहते हैं। ठीक इसी तरह से हमने पढ़ा था जिह्वा मूलीय कौन से होते हैं? जब क वर्ग के साथ ये अर्ध विसर्ग होता है, क और ख के साथ, तब ये जिह्वा मूलीय कहे जाते हैं। ठीक है, तो उपधमानीय जो है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर उ वर्ग वर्ण भी है,
प वर्ग भी है, पवर्ग और उपधमानीय जो वर्ण है उन सब का उच्चारण स्थान उ, पवर्ग और उपधमानीय का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, ओष्ठ कहे जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो अनुनासिक वर्ण है, यानी प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, यमंगणानाम नासिकाच। ठीक है। यानी प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा जो वर्ण है, य म ग ण न, ये जो वर्ण है इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका च, नासिका भी होता है। यहाँ च जो लगाया है इससे क्या अभिप्राय है, इससे अभिप्राय ये है कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान इन का जो अपने अपने वर्ग का जो प्राप्त उच्चारण स्थान है वो तो है ही, साथ ही नासिका भी इनका उच्चारण स्थान होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है ना, तो कंठ तो रहेगा ही, साथ ही ये जो अंतिम वर्ण है इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ के साथ साथ नासिका भी हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ का अब दो उच्चारण स्थान हो गए, यहाँ आता है च वर्ग में, तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु तो रहेगा ही, है ना, और नासिका भी हो जाएगा। ठीक है। तो अपने अपने वर्ण का उच्चारण स्थान तो अपने अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तो है ही, साथ ही नासिका भी इनका उच्चारण स्थान होता है, इसीलिए इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐदौ तो कंठ तालु, जो ए और ऐ है, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और तालु है। ठीक इसी तरह से औदौ तो कंठोष्ठम, ओ औ, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ है, अर्थात जब इनका उच्चारण स्थान होता है तो कंठ और ओष्ठों का संयोग होता है, तब हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है। ये जो अगला जो हम सूत्र पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, बार बार आता रहता है कि वकार जो है वह का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वकारस्य दंतोष्ठम, व का जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ है, अर्थात दंत और ओष्ठ दोनों का जब संयोग हो पाता है तब व का उच्चारण किया जाता है। ठीक है। ठीक इसी तरह है जो जिह्वामूलीय वर्ण है, जिह्वामूलीयश्च जिह्वामूलम, जो जिह्वामूलीय, मैंने आपको बताया था कि ये जो अर्ध विसर्ग है ये जब क और ख के साथ जब होता है अर्ध विसर्ग, तब जो है उनका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग होता है, इसीलिए इन्हें जिह्वामूलीय वर्ण कहा जाता है। ठीक है। अगला हमारा सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य च, नासिका अनुस्वारस्य, जो अनुस्वार है ना, जो हम अंग का जो उच्चारण करते हैं, जो अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, ठीक है, उसका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसी चीज को एकदम सरल रूप में मैंने इस जो ये जो सारिणी बनाई है आपके लिए, यहाँ पर इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, स्पष्ट है, यहाँ पर आप आराम से इस सारिणी के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, जो उच्चारण स्थान है कंठ, अब कौन कौन से वर्णों का कंठ होगा, अ आ, है ना, क ख ग घ ग है और विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है, इसलिए ये जो वर्ण हैं इनकी जो संज्ञा है इन्हें कंठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है। स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ई,
च, छ, ज, छ, य और श का जो उच्चारण स्थान है वो तालु होता है, इसीलिए इन्हें तालव्य कहा जाता है। ठीक है। ठीक इसी तरह मूर्धा जो है वो किनका उच्चारण स्थान है? री, री, टवर्ग। और र और श का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, इसीलिए मूर्धन्य कहा जाता है। री, त वर्ग जो है इसके साथ ही ल और स का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। ठीक है, इसलिए इन्हें दंत्य कहा जाता है। जो उ और पवर्ग, उ उ पवर्ग और जो है ना, इनका उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ कहे जाते हैं और इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। यहाँ इस सारणी के माध्यम से बिल्कुल आराम से आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है। ठीक इसी तरह है जो अनुनासिक वर्ण है, यानी प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है ना, उनका जो उच्चारण स्थान है, मैंने आपको बताया था कि उनका अपने अपने वर्ग के अनुसार उच्चारण स्थान तो होता ही है। ठीक है, कंठादि और कंठ, तालु अपने अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही नासिका भी उनका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, इसीलिए इन वर्णों को नासिक्य कहा जाता है। ए, ऐ इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। ठीक इसी तरह से ओ, औ इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। व का मैंने आपको महत्वपूर्ण बताया था कि जो व है इसका उच्चारण स्थान जो है वो दंत और ओष्ठ है। ध्यान रखिए, आपको ऑप्शन में जो विकल्प मिलेंगे उसमें आपको दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इसके जगह है आपको कोई दूसरा ऑप्शन भी मिल सकता है, लेकिन इस तरह के ऑप्शन आपको बिल्कुल मिलेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वह का जो उच्चारण स्थान है ना केवल दांत है ना केवल ओष्ठ है, बल्कि दंतोष्ठ है, यानी दांत और ओष्ठ जो है इनका संयोग होता है तब वह का उच्चारण हो पाता है। ठीक इसी तरह से आगे हम पढ़ते हैं, अनुस्वार जो है उनका उच्चारण स्थान नासिका है और इसलिए इन्हें नासिक्य वर्ण कहा जाता है। तो हमने इस वीडियो में जाना उच्चारण स्थानों के बारे में। आपको इससे संबंधित प्रश्न भी मैं दूंगी ताकि परीक्षा के हिसाब से आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर पाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन वीडियोस को पसंद किया है ना। अगर आपको कुछ दिक्कत हो, कहीं कोई सुझाव देना हो, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।